प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे संगठन के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि इस शब्द से ही ज्ञात होता है, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स एक्यूमुलेटिंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के विभिन्न अंगों को इकट्ठा करना। जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर के अंग जो कि गॉड गिफ्टेड हैं, परमात्मा की देन है, भगवान की देन है। लेकिन व्यवसाय के विभिन्न अंग व्यवसायी द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, जिनसे व्यवसाय का निर्माण होता है, जिनको कि हम मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स के नाम से जानते हैं, जिनमें ह्यूमन फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और संगठन प्रक्रिया में ह्यूमन फैक्टर से संबंधित ही समस्त निर्धारण तय होते हैं। यानी कितने लोगों की ज़रूरत होगी, उनको क्या क्या काम दिए जाएंगे, उनसे संबंधित अधिकार और दायित्व निश्चित करना, और उनको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ताकि वो अपने अपने काम को सुचारू रूप से प्रभावी तरीके से करते रहें। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग इज एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बिजनेस। ऑर्गन से ऑर्गेनाइजिंग शब्द का निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है। और हिंदी में अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें या इसका अर्थ बताना चाहें तो संगठन साधनों का गठन, साधनों को एकत्रित करना, जो उत्पादन के साधन हैं, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स। तो उसी तरह से जैसे ऑर्गन से ऑर्गेनाइजिंग शब्द को हम एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ही संगठन शब्द को हिंदी मीडियम के विद्यार्थी एक्सप्लेन कर सकते हैं। विद्वान केसी टोवे ने एक बहुत अहम बात संगठन के महत्व को दर्शाते हुए कही है कि एक कमज़ोर संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में मिला सकता है, जबकि एक अच्छा संगठन जिसके पास अपेक्षाकृत कमज़ोर उत्पाद हो, वीक प्रोडक्ट हो, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को भी मार्केट से भगा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ी बात है, जो संगठन के महत्व को दर्शाती है कि अगर कुशल कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किए हों, वो पूरी तरह से अभिप्रेरित हों, मोटिवेटेड हों, डेडिकेटेड हों, डिवोटेड हों, दिल से काम करें, उनमें बढ़िया समन्वय हो, तालमेल हो, कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट हो, तो चाहे प्रोडक्ट उतना अच्छा ना भी हो तो भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को वो कंपटीशन देने में सक्षम रहता है ऐसा संगठन। तो संगठन को हम इन अर्थों में जान सकते हैं। इट रेफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, कि एक साझे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब लोगों का एक समूह आपसी तालमेल से कार्य रूप देता है, उसे हम संगठन कहते हैं। इसको परिभाषित करने के लिए हम विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। हैने के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन इज हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पज और पर्पजेज। किसी सामूहिक या साझे उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय के विभिन्न अंगों में प्रभावी तालमेल स्थापित करना ही संगठन है। व्यवसाय के विभिन्न अंग, जैसा कि अर्थ जानने के लिए हमने मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, इन विभिन्न उत्पादन के साधनों का जिक्र किया था। तो उन्हीं की ओर इशारा करते हुए हैने, विद्वान हैने द्वारा ये कहा गया है कि उन साधनों में प्रभावी तालमेल स्थापित करना ताकि सामूहिक उद्देश्य, साझे उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। हेमन के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज of the enterprise and establishing
द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, कि जो लोगों के समूह हैं जो एक संस्था में कार्यरत हैं, उनके अधिकारों के आधार पर आपसी संबंध स्थापित करना, इसी को संगठन कहा जाता है। यानी जब हम किसी व्यक्ति को काम देते हैं, उसकी जिम्मेवारी नियत करते हैं, उत्तरदायित्व उसका तय करते हैं, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं उच्च प्रबंधकों द्वारा, और उन अधिकारों के आधार पर ही लोगों के आपसी औपचारिक संबंध स्थापित होते हैं, फॉर्मल रिलेशंस। जैसे एक प्रबंधक है, उसके अंडर सुपरिटेंडेंट्स काम करते हैं, सुपरवाइजर्स सुपरिटेंडेंट्स के अंडर काम करते हैं, उनके नीचे वर्कर्स, और इस तरह से जो जिस स्तर पर काम कर रहा होता है उसके अनुरूप उसको अधिकार दिए जाते हैं, जिनसे उच्च अधिकारियों के साथ अधिकारों के अनुरूप उनके संबंध स्वतः ही स्थापित हो जाते हैं, और उन अधिकारियों के तहत वो औपचारिक रूप से प्रभावी तरीके से काम कर पाते हैं। तो अर्थ और परिभाषाओं को जानने के बाद हम इस अवधारणा की, इस कॉन्सेप्ट की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये जानने का प्रयास करेंगे, ताकि हम संगठन के अर्थ को और बखूबी समझ सकें और बता सकें। तो संगठन की विशेषताएं, फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा। संगठन के अंतर्गत सही व्यक्ति को सही कार्य दिया जाता है। जो व्यक्ति जैसी शिक्षा, ज्ञान और अनुभव रखता है उसके अनुरूप ही उसको काम दिया जाता है, और लोगों के बीच काम का बंटवारा संगठन का पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है। सेकंड, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। संगठन के अंतर्गत विभिन्न लोगों को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं, जिसकी जैसी काबिलियत होती है, जिसकी जैसी शिक्षा, दीक्षा और ज्ञान व अनुभव होता है, उसके अनुरूप ही उसको काम दिया जाता है। लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों को अधिकतम करना, संस्था ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाए, सभी इस ओर हमेशा प्रेरित किए जाते रहते हैं, उनका ध्यान इस ओर ही केंद्रित होता है। इसलिए संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी लगातार प्रयासरत रहते हैं। संगठन ऐसी व्यवस्था करता है कि सभी लोगों का काम अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे पर निर्भर हो। जहां एक व्यक्ति का काम समाप्त हो, वहां दूसरे का शुरू हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति के काम की कमी अन्य सभी को प्रभावित करती है। इसलिए सभी व्यक्ति अपने काम को ठीक समय पर पूरा करते रहें और एक दूसरे के काम में अड़चन ना बने, इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा सभी प्रबंधकों का ध्यान केंद्रित रहता है। इसलिए स्पष्ट है कि संगठन की प्रकृति संस्था की सभी क्रियाओं और विभागों या पदों में समन्वय स्थापित करना होता है। तीसरा है प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स, लोगों की अनेकता या अधिकता। दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जहाँ मिलकर एक साथ काम करते हों, उसी को संगठन कहा जाता है। वहीं पर कार्यों के विभाजन की बात आती है, तो इसलिए संगठन हमेशा लोगों के समूहों से संबंध रखता है। जहाँ अकेला व्यक्ति कोई काम कर रहा हो, वहाँ संगठन की आवश्यकता महसूस नहीं होती। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य उद्देश्य। संगठन के अनेक अंग होते हैं, सभी के अलग अलग कार्य हैं, लेकिन सभी एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं।
वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। संगठन के अंतर्गत ऊपर से नीचे तक विभिन्न पदों की एक श्रृंखला स्थापित की जाती है। प्रत्येक पद के क्या क्या अधिकार और दायित्व होंगे यह स्पष्ट कर दिया जाता है। अर्थात संस्था में काम कर रहे हर व्यक्ति को अपना कार्य कुशलतापूर्वक पूरा करने के अधिकार दे दिए जाते हैं और यह भी निश्चित कर दिया जाता है कि कार्य निष्पादन ठीक प्रकार ना होने पर उसका क्या उत्तरदायित्व होगा। देन ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। अगर हम लोगों के आपसी संबंधों पर नज़र डालें तो हम समझ पाते हैं कि एक संस्था में काम कर रहे लोगों के आपस में औपचारिक संबंध उनको दिए गए पद के अनुरूप स्थापित होते हैं। जैसा जिसको काम दिया जाता है उसके अनुरूप उसके उत्तरदायित्व निश्चित किए जाते हैं और उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं और जिसको जैसे अधिकार मिलते हैं उसको उसी के अनुरूप पद मिलता है, उसी के अनुरूप अन्य लोगों के साथ उसके औपचारिक संबंध स्थापित होते हैं। इसलिए लोगों के बीच अधिकारों के आधार पर कि कौन अधिकारी होगा, कौन उसके सबॉर्डिनेट होंगे, कौन किसके अंडर काम करेगा, नीचे के पद से लेकर के उच्च पद तक जो एक पदों की श्रृंखला होती है उसके अनुरूप लोगों के आपसी संबंध स्थापित करना संगठन का महत्वपूर्ण कार्य कहा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आज के युग में मशीनों ने इंसान के कार्य को बहुत आसान कर दिया, बहुत प्रभावी तरीके से हम अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। मशीन उसे ही कहा जाता है जो किसी कार्य को आसान कर दे, प्रभावी तरीके से करने में मदद करे। तो ऑर्गेनाइजिंग को भी एक मशीन कहा जा सकता है मैनेजमेंट की, क्योंकि मैनेजमेंट के कार्य को प्रबंधकों के लिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत ही आसान कर देता है, प्रभावी तरीके से संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में मैनेजमेंट की मदद करता है। मैनेजमेंट जब हर व्यक्ति के उत्तरदायित्व और अधिकार स्पष्ट कर देती है, उनकी जवाबदेही तय हो जाती है अपने उच्च अधिकारी के प्रति, तो टॉप लेवल की मैनेजमेंट निश्चिंत हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण कार्यों की ओर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और संस्था में नियमों और नीतियों के अनुरूप अनुशासन बनाए रखने की लगातार कोशिश करते हैं और संगठन की वजह से उनको हर व्यक्ति के कार्य पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं रहती। इस वजह से बहुत ही प्रभावी तरीके से हर व्यक्ति अपना काम करता है और संगठन का जो लक्ष्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, उसको बखूबी सारे लोग मिलकर के प्राप्त करते हैं। इस वजह से ऑर्गेनाइजिंग को प्रबंध की मशीन का नाम दिया गया है। इट इज़ ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। संगठन एक सार्वभौमिक क्रिया है। संगठन की आवश्यकता केवल बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को भी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना पड़ता है। हर संस्था में नीचे से ऊपर तक अनेक पद होते हैं। उन पदों पर अलग अलग तरह के कार्यों के अनुरूप, अलग अलग तरह के उत्तरदायित्वों के अनुसार हर व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं, जिससे कुछ व्यक्ति उसके अंडर काम करते हैं और कुछ लोग उसके ऊपर अधिकारी के रूप में उसको दिशा निर्देश देते हैं। और इस तरह से चाहे व्यावसायिक संस्थान हो, चाहे गैर व्यावसायिक संस्थान हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हों, कोई भी सामाजिक संगठन हो, ये जैसे क्लब वगैरह हैं या सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब में हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन होते हैं, कुछ उनके नीचे काम करते हैं और इस प्रकार अनेक स्तरों पर पदों का निर्माण आवश्यक होता है। इसलिए हम कहते हैं कि संगठन सार्वभौमिक है। इट इज़ यूनिवर्सल एक्टिविटी। सभी क्षेत्रों में संगठन की ज़रूरत होती है। और लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन इज ए डायनामिक प्रोसेस। संगठन एक गतिशील प्रक्रिया है।
संगठन का संबंध लोगों से है और लोगों के ज्ञान व अनुभव में लगातार चेंजेज होती हैं, लगातार परिवर्तन आते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का सीधा संबंध संगठन के प्रारूप पर पड़ता है। संगठन की विभिन्न क्रियाओं जैसे कार्यों का निर्धारण, अधिकारों और दायित्वों का बंटवारा, पारस्परिक आपसी संबंधों आदि का निर्धारण, इन सब पे इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे चेंजेज आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उनके अनुरूप लोगों के अधिकार, दायित्व और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य परिवर्तित करने पड़ते हैं। इसलिए संगठन कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं जो हमेशा के लिए एक ही बार तय कर ली जाए, बल्कि इसमें ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर परिवर्तन किए जाते रहते हैं। उदाहरण के लिए किसी विशेष पद की आवश्यकता ना होने पर उसे समाप्त कर दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर कोई और नया पद स्थापित कर लिया जाता है और उस पर किसी व्यक्ति की भर्ती करके उसके अधिकार और दायित्वों का निर्धारण करके उस पद को आवश्यकता के अनुसार निर्मित करने का कार्य संगठन के अंतर्गत किया जाता रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संगठन परिवर्तनशील है, गतिशील है, इट इज़ डायनामिक। और लास्ट में हम संगठन का स्वरूप, संगठन के प्रारूप, संगठन का रूप क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग के भी दो रूप हैं। ऑर्गेनाइजिंग को भी दो तरह से जाना जा सकता है, एक प्रक्रिया के रूप में और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, ढांचे के रूप में। संगठन प्रक्रिया, ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस क्या है? संगठन का निर्माण करना संगठन प्रक्रिया कहलाती है। और संगठन का निर्माण करने के लिए सबसे पहले जब कोई भी व्यवसाय शुरू किया जाता है तो उच्च प्रबंधकों द्वारा यह तय किया जाता है कि हमने क्या क्या उद्देश्य प्राप्त करने हैं, संस्था के उद्देश्य क्या होंगे, उन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्यों का निश्चय किया जाता है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। फिर उन सभी कार्यों को अलग अलग समूहों में रखा जाता है, उनका समूहीकरण किया जाता है, जिसको हम विभागीकरण बोलते हैं, डिपार्टमेंटेशन। जैसे खरीदारी से संबंधित सभी कामों को परचेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उत्पादन से संबंधित कार्यों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, विक्रय से संबंधित समस्त कार्यों को मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वित्त से संबंधित फाइनेंस डिपार्टमेंट, और इस तरह कार्यों का समूहीकरण कर दिया जाता है। उसके पश्चात महत्वपूर्ण कार्यों का निर्धारण किया जाता है। उनके बारे में उच्च प्रबंधक निश्चय करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनमें अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। इस वजह से उनको उच्च प्रबंधक अपने पास रखते हैं। तो ये डिपार्टमेंटेशन के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कि महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं जिनको सेंट्रलाइज रखा जाए, और जो कार्य वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, जिनको अधीनस्थ या सबॉर्डिनेट्स द्वारा करवाया जाता है, तो उसको नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है, जिसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। और जिन जिन को जो जो कार्य दिए जाते हैं, जिन जिन कार्यों के उत्तरदायित्व निश्चित किए जाते हैं, उनके अनुरूप उनको अधिकार दिए जाते हैं और जवाबदेही निश्चित की जाती है। और जैसे जैसे उनको काम दिए जाएं, उत्तरदायित्व और जवाबदेही निश्चित की जाए, तो उसके अनुरूप उनके पदों का निर्माण हो जाता है और उन पदों के आधार पर लोगों के आपसी संबंध परिभाषित कर दिए जाते हैं। उनको बता दिया जाता है कि आपको कौन आदेश और निर्देश करेगा, यानी आपका बॉस कौन होगा और आपके नीचे कौन काम करेंगे। तो इस तरह आपसी संबंधों का निर्धारण होता है, औपचारिक संबंध तय होते हैं।
और लास्ट प्रॉपर इन्वायरमेंट मेंटेन किया जाता है ताकि वो सुचारू रूप से अपना काम कर सकें। तो इस प्रकार से 7-8 स्टेप हम बता सकते हैं कि इस तरह से संगठन का निर्माण होता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, संगठन की प्रक्रिया यानी संगठन का निर्माण। तो हम ये कह सकते हैं कि संगठन निर्मित करने के कार्य को संगठन प्रक्रिया कहा जाता है, और इस कार्य का जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी जब ये सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए जाते हैं तो एक ढांचे का निर्माण होता है पदों के अनुरूप। उसको हम दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग हैं, इनके नीचे ये मैनेजिंग डायरेक्टर काम करता है, उसके नीचे 4 या 5 डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनके नीचे सुपरिटेंडेंट्स हैं, इतने इतने सुपरिटेंडेंट हर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके नीचे सुपरवाइजर्स हैं, फिर फॉरमैन हैं, फिर वर्कर्स हैं। इस तरह से हम एक संगठन का ढांचा बना सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस तरह से संगठन के 2 स्वरूप हम बता सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्लीज।